हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग थ्योरीज पढ़ रहे थे। हमने वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो कि बड़ी पुरानी थ्योरी है वो पढ़ ली। सिडविक्स ईएन रूल में फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कार्बनिक कंपाउंड्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे वो आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे, वो हो चुका है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो भी हो चुकी है। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी ने भी बड़े जोर शोर से लिखा हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। लिखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी इज फोर्थ, यही है लास्ट थ्योरी जो हमें पढ़नी है। हालांकि एक और थ्योरी भी है लिगेंड फील्ड थ्योरी जो कि सीएफटी प्लस एमओटी दोनों मिलके होती है, बट वो हमारे जेई में जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं होता, बोर्ड में भी नहीं होता, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थोड़ा सा सुन लो पहले। एक्चुअली ये थ्योरी पहले मतलब मे बी सम फ्यू डिकेड्स, ये थ्योरी जो है मेनली यूज़ की जाती थी फिजिक्स में फॉर अंडरस्टैंडिंग द मॉडिफिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कैटायन ड्यू टू द अप्रोच ऑफ एनायंस इन आयनिक कंपाउंड्स। सीधे शब्दों में, आसान शब्दों में बताता हूँ। जैसे सोडियम क्लोराइड है, अब आप तो जानते हो कि सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड तो एक क्रिस्टल है जिसके अंदर सोडियम आयन ईच Na+ इज सराउंडेड बाई 6Cl- एंड ईच Cl- इज सराउंडेड बाई 6Na+। ठीक बात। ऐसी जैसे Na+ है, तो Na+ पर जब Cl- सराउंड करते हैं तो ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है Na+ और Cl- में, जिसे आप आयनिक बॉन्ड बोलते हो। आयनिक बॉन्ड यही तो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Na+ एंड Cl- आयंस। बट ध्यान दो, ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट कहीं ना कहीं सोडियम आयन का न्यूक्लियस और क्लोराइड आयन के न्यूक्लियस में रिपल्शन होंगे। सोडियम आयन के जो आउटर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोराइड आयन के आउटर 18 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होंगे। हालांकि पहले का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉनों में अट्रैक्शन, दूसरे वाले का न्यूक्लियस पहले वाले के इलेक्ट्रॉनों में अट्रैक्शन, ओवरऑल कौन जीतता है? अट्रैक्शन। दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दैट द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो ओवरऑल सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी होती है, Na+ और Cl- में ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट दोनों के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में रिपल्शन होता है। तो जैसे ही 6 Cl- सराउंड करते हैं Na+ को सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में, फिजिक्स में ये चीज़ स्टडी करते हैं, तो देर इज अ रिपल्शन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ सोडियम आयन बिकॉज ऑफ क्लोराइड आयन। तो ये रिपल्शन बिहेवियर, पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मॉडिफिकेशन, ये सब फिजिक्स में पढ़ा जाता है बिकॉज ऑफ द अप्रोच ऑफ एनायंस, कंसिडरिंग द एनायंस टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड पॉइंट चार्जेस। इसमें क्या माना? इसमें ये माना कि एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड पॉइंट चार्जेस। ये थ्योरी फिजिक्स में चलती थी, आयनिक कंपाउंड्स की स्टडी में काम में आती थी, बट लेटर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए इस थ्योरी को इस्तेमाल किया गया और लॉजिक लगाया गया कि भाई जैसे एनायंस 6 क्लोराइड आयन अप्रोच कर रहे हैं Na+ को और क्रिस्टल बना रहे हैं, ऐसे लिगेंड्स भी तो अप्रोच करते हैं सेंट्रल एटम को, और जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे सेंट्रल एटम को तो लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर रिपल्शन मारेगा, और रिपल्शन मारेगा तो रिपल्शन मारने के कारण उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई होगा। कैसे मॉडिफाई होगा ये तो हम पढ़ेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म लिगेंड्स तो आ नहीं रहे, लिगेंड्स तो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो रिपल्शन भी किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगेगा, तो जिससे किसी ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी, किसी ऑर्बिटल की एनर्जी कम बढ़ेगी सबकी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में फिर इस थ्योरी को अडॉप्ट किया गया, और फिर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि और इसके अंदर की बातें क्या हैं। तो लिख लें मेन पॉइंट्स क्या हैं, पोस्टुलेट्स करके लिखो। पॉइंट वाइज, क्या पॉइंट वाइज? अर्लियर दिस थ्योरी was used in physics to study the modification
in electronic configuration of cation due to the approach of anions considering anions to be negatively charged point charges. Anions to be negatively charged point charges. तो नेगेटिवली चार्ज्ड पॉइंट चार्जेस को कंसिडर करते हुए ये यूज किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टल है, तो क्लोराइड आयन नेगेटिवली चार्ज हैं, हालांकि उनको पॉइंट चार्जेस मान लिया गया। तो नेगेटिवली चार्ज पॉइंट चार्जेस मानते हुए रिपल्शन स्टडी किए गए इन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स ऑफ कैटायन बिकॉज ऑफ द अप्रोच ऑफ एनायंस, और उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जीज के इफेक्ट्स देखे गए। लेटर दिस थ्योरी, कौन सी? CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल्स के लिए थी ना ये। पहले सोडियम क्लोराइड क्या है? क्रिस्टल ही तो है। दिस थ्योरी वॉज एक्सटेंडेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिखते जाओ। जब मुझे आलस नहीं है लिखने का, तो आप किस बात का आलस कर रहे हो? लिखो पूरी बात। So later this theory was extended to coordination compounds where central atom is surrounded by approach of ligands considering ligands to be negatively charged point charges। बस यही जो पॉइंट था, ये ड्रॉबैक भी है। ये CFT का ड्रॉबैक भी है, और ये ड्रॉबैक दूर हुआ LFT में, लिगेंड फील्ड थ्योरी, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ना है। देखो पहले ये थ्योरी जो है आयनिक कंपाउंड्स में इस्तेमाल हो रही थी, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड जैसे कंपाउंड्स में। एनायंस अप्रोच कर रहे थे कैटायंस को, यही अप्रोच मानी और पोटेंशियल एनर्जीज के वेरिएशंस चेक किए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मॉडिफिकेशन देखा एंड ऑल दैट। इस सेम थ्योरी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए एक्सटेंड कर दिया। मान लिया कि लिगेंड्स आर ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड पॉइंट चार्जेस। अगर भाई, तो फिर मेन क्या हुआ? पॉइंट ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, अच्छा आयनिक कंपाउंड्स में तो ये बात क्लियर है कि एनायंस अप्रोचिंग कैटायंस, तो द बॉन्डिंग नेचर क्या हो गई? बॉन्डिंग नेचर इज आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, आयनिक इंटरेक्शन, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड आयन। ये था ओरिजिनली आयनिक कंपाउंड्स में। बाद में इसी थ्योरी को इस्तेमाल कर लिया हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी लिगेंड्स को क्या मान लिया? नेगेटिवली चार्ज पॉइंट चार्जेस। और ये पूरी थ्योरी जो किसके ऊपर बेस्ड थी? आयनिक इंटरेक्शन या आयनिक बॉन्ड के। बट आप तो जानते हो, क्या जानते हो? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर सेंट्रल एटम और लिगेंड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज एज गुड एज कोवेलेंट बॉन्ड। सो इंटरेक्शन इज कोवेलेंट इंटरेक्शन बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स। जबकि थ्योरी में ओरिजिनल पॉइंट क्या था? आयनिक इंटरेक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी व्हेन अप्लाइड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस बात को लिखूंगा मैं अगले स्क्रीन पर, सेकेंड पॉइंट में आएगा। सो दिस इज द ड्रॉबैक। दिस itself is a drawback of CFT when applied to coordination compounds. क्यों? Because interaction between central atom
and ligand is covalent or coordinate bond. Coordinate bond is same as covalent bond with respect to the properties. Properties wise covalent bond और coordinate bond में कोई अंतर नहीं होता. तो interaction between central atom and ligand is covalent, whereas while in CFT interaction is taken ionic interaction, considering anion or ligand to be negatively charged point charges. ये था मेन पॉइंट बच्चों. तो क्या बात थी, जब यही CFT हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे अप्लाई की तो हमने लिगेंड्स को नेगेटिवली चार्ज पॉइंट चार्जेस माना और आयनिक इंटरेक्शन मानते हुए थ्योरी तो अप्लाई कर दी, बट एक्चुअली आयनिक इंटरेक्शन है नहीं. कौन सा इंटरेक्शन है? कोवेलेंट इंटरेक्शन है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है विच इज एज गुड एज कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स. तो ये ड्रॉबैक भी है थ्योरी का, याद रखना. कोई पूछे कोई क्या ड्रॉबैक है तो ड्रॉबैक सीधे शब्दों में ये बोलना कि भाई CFT के अंदर तो आयनिक इंटरेक्शन माना जाता था, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यही थ्योरी अप्लाई कर दी, बट द एक्चुअल इंटरेक्शन इज कोवेलेंट इंटरेक्शन. राइट नाउ थर्ड, ड्यू टू द अप्रोच ऑफ लिगेंड्स सेंट्रल एटम के जो आउटर ऑर्बिटल्स हैं दे विल फेस रिपल्शन एंड द मैक्सिमम रिपल्शन इज फेस्ड बाय द आउटर ऑर्बिटल्स, जिसके अंदर चूंकि डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं मोस्टली, तो डी ऑर्बिटल्स के मॉडिफिकेशन को इंपॉर्टेंटली स्टडी किया गया. तो ड्यू टू अप्रोच ऑफ various ligands energy of orbitals, especially d orbitals, energy of orbitals is modified. d orbitals की एनर्जी ज़्यादा मॉडिफाई होती है और d orbitals ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं. is modified and studied. ठीक है, अब बात आती है d orbitals की. ड्रॉबैक मैंने लिख ही दिया, यही मेन पॉइंट थे थ्योरी के. जरा डी ऑर्बिटल्स की शेप देखें. बस हो गए थ्योरी के पॉइंट्स तो हो गए. क्या शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, बच्चे 11वीं क्लास में पढ़ लेते हैं इस चीज को, या जब एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है तो शेप के बारे में बात की जाती है. तो शेप ऑफ द डी ऑर्बिटल्स देखो ऐसे होते हैं. ये 3 ऑर्बिटल्स, dxy, प्लस माइनस क्या है? साइन ऑफ द वेव फंक्शंस dyz. dxz, इन्हें बोलते हैं हम T2G ऑर्बिटल्स. T2G, ट्रिपली डिजेनरेट जीरेड ऑर्बिटल्स. अब बात आती है ये और 2 ऑर्बिटल्स हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स कहलाते हैं ये. प्लस प्लस माइनस माइनस एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक और होता है डी जेड स्क्वायर. ये प्लस
plus sign of the wave function, and ring is negative wave function, and this is z direction, so dz square. ये दोनों जो हैं dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, ये कहलाते हैं EG ऑर्बिटल्स. EG, G stands for G-rad, तो एक्सियल, डिजेनरेट, G-rad ऑर्बिटल्स. तो एक्सियल, डिजेनरेट, G-rad ऑर्बिटल्स, तो इस तरीके से कहलाते हैं ये, राइट. अब ये एक्सियल क्यों, ये इनमें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे यहां लिख भी दे, dxy, dyz, dzx, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज बिटवीन द एक्सिस. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में लाई करती है. एंड इनफैक्ट जो एक्सिस हैं, एक्सिस से पास होने वाले प्लेन नोडल प्लेन की तरह बिहेव करते हैं या एंगुलर नोड की तरह बिहेव करते हैं. हालांकि एंगुलर नोड, नोडल प्लेन, ऑल ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ बात करते हैं. जबकि यहाँ पर जो ये दोनों हैं ये एक्सियल ऑर्बिटल्स कहलाते हैं. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अलोंग द एक्सिस. इन दोनों में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज along the axis. एक्सिस के अलॉन्ग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे ये एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना, ये चार्जेस नहीं है. प्लस माइनस साइन इंडिकेट साइन ऑफ wave function. तो these plus minus sign indicate the sign of wave function. तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होते हैं. तो ये d ऑर्बिटल्स हैं. हालांकि इसमें अभी कोऑर्डिनेशन का कोई काम नहीं है, ये तो पुरानी नॉलेज है, मैंने आपकी ब्रश अप करवा दी, रिवाइज करवा दी. तो एक बार ये बनाओ. अच्छा, ये डीजनरेट तो समझते ही हो, इक्वल एनर्जी. डीजनरेट का मतलब इक्वल एनर्जी. तो ये दोनों की एनर्जी इक्वल होती है, ये तीनों की एनर्जी इक्वल होती है इन ऑक्टाहेड्रल अप्रोच. कैसे, अभी समझेंगे इस बात को. इनका डेजिग्नेशन है T2G. G स्टैंड्स फॉर G-rad. G-rad का मतलब देयर इज ए इन्वर्जन एक्सिस में दे हैव द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से आप एक 45 डिग्री वाली लाइन ड्रॉ करो या कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो, जरूरी नहीं है 45 एंगल हो, इक्वल डिस्टेंस चलो और सेम साइन ऑफ द वेव फंक्शन आ जाए तो G-rad, और नहीं आए तो अन-G-rad. ये डेफिनेशन अगेन जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में तो इसकी बात वहाँ करते हैं. G-rad का मतलब हैविंग द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. सो देयर इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देयर इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री. इधर आओ, इधर चलो, सेम साइन ऑफ द वेव फंक्शंस आ जाएं, then you will say it will have the axis of symmetry and of course it will be G-rad. तो ये सब G-rad हैं. पांचों ऑर्बिटल D वाले G-rad होते हैं. एक बार जरा नोट करो. तो अब बात आती है कि CFT हमें अप्लाई करनी है दो केसेस में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी दो केसेस स्टडी करेंगे हम, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एंड स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग. हमने पढ़ा भी है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है मतलब 4 लिगेंड्स अटैच्ड हैं, मोनोडेंटेट 4 लिगेंड्स अटैच्ड हैं टू द सेंट्रल एटम, तो यू विल से दैट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंड dsp2. शेप भी उनकी दो हो सकती हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर. तो एक तरीके से हमें 3 तरह की CFT पढ़नी है, ऑक्टाहेड्रल अप्रोच में, टेट्राहेड्रल अप्रोच में, स्क्वायर प्लेनर अप्रोच में. तो लिखो हेडिंग स्प्लिटिंग ऑफ. ये स्प्लिटिंग ही तो है. मैंने क्या कहा, जब CFT अप्लाई करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से तो लिगेंड्स अटैक मारते हैं सेंट्रल एटम पे और वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से आते हैं, और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से आते हैं तो अटैक मारने के कारण सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
वो ऑर्बिटल्स में होते हैं। उन ऑर्बिटल्स पे हैवी रिपल्शन लगता है, किसी पर रिपल्शन ज़्यादा तो किसी पे कम, और जब रिपल्शन ज़्यादा कम लगेंगे तो किसी की एनर्जी कम बढ़ेगी, किसी की ज़्यादा बढ़ेगी, और वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स जो हैं दे विल लूज देयर डीजनरेसी एंड दे विल स्प्लिट इनटू द वेरियस सेट्स। वो स्प्लिटिंग ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और अच्छे से समझोगे आप तो लिखो हेडिंग ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। और splitting in octahedral approach। octahedral approach of ligands। तो octahedral splitting और splitting in octahedral approach of ligands। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन समझना होगा, और 6 लिगेंड्स अगर अटैक कर रहे हैं सेंट्रल एटम को तो थोड़ा सा इमेजिन करना होगा। इमेजिन करने के लिए मान लो कोई इमेजिनरी क्यूब ले लिया, मैंने तो खैर एक्चुअल क्यूब बना दिया, आपको इमेजिनरी क्यूब मान लो। इस टाइप का। अब क्यूब की प्रॉपर्टीज तो पता ही हैं, यू नो 8 कॉर्नर्स आर देयर, 12 एजेस आर देयर, 6 फेसेस आर देयर। ऐसे में जो लिगेंड्स अप्रोच करेंगे ऑक्टाहेड्रल में, वो 6 के 6 फेसेस से परपेंडिकुलरली बाहर से अटैक करेंगे। लिगेंड मैंने 4 शो किए, फ्रंट और बैक वाला शो नहीं कर रहे हम। तो 6 लिगेंड्स अप्रोच करेंगे टुवर्ड्स द फेस सेंटर्स फ्रॉम आउटसाइड। सेंट्रल एटम को हम अलोंग द बॉडी सेंटर मान लेंगे, ये रहा एम, ये सेंट्रल एटम है। दिस इज सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम एट द बॉडी सेंटर, एट बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब। ये हम मान लेते हैं। अच्छा, 3 एक्सेस डिफाइन कर लेते हैं, चलिए, एक्स, वाई एंड ये जेड। आप तो जानते हो तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। मैं चलो ये पूरी बात एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा इमेजिन भी करना आप। हालांकि ये केमिकल बॉन्डिंग में भी हम समझाते हैं ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन के लिए। जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, आई एम टीचिंग हियर यू स्टूडेंट्स, और मेरे सामने कैमरा भी है और ये रूम है। अब रूम तो क्यूबॉइड टाइप का है, मैं क्यूब मान लेता हूँ इसको। इस रूम को ये क्यूब मान लिया हमने, भले ही क्यूबॉइड है। आपका रूम भी स्फेरिकल तो नहीं होगा, क्यूब टाइप ही होगा, तो क्यूब मान लो उसको, भले ही क्यूबॉइड हो, क्यूब मान लो उसको। और क्यूब में आप समझ रहे हो, जैसे ये दीवार है, सामने वाली दीवार है, ये वाली दीवार है, मेरे पीछे वाली जहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है स्मार्ट बोर्ड, ये भी दीवारें हैं, चारों दीवारें हो गई, छत हो गई और फर्श हो गया, फ्लोर। 6 फेसेस हो गए। कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्स होते हैं, दिख रहे हैं आपको क्यूब में। अपने रूम में मुंडी घुमा के, मुंडी मतलब मुंह, गांव में हमारे मुंडी बोलते हैं, मुंडी घुमा के देख लो, मुंह घुमा के देख लो तो मालूम पड़ जाएगा 8 कॉर्नर्स हैं। पता होता है बच्चों को, इतनी सब बेसिक बातें हैं। और 6 स्क्वायर फेसेस हैं और 12 एजेस हैं। 12 एजेस कहाँ? 4 एजेस बेस प्लेन के अंदर और छत के अंदर भी 4 एजेस हो गए। और ऐसी 4 एजेस ये वर्टिकल, जिसके थ्रू चारों दीवारें दोनों छत और फर्श से कनेक्टेड हैं। राइट। सेंट्रल एटम पर, सेंट्रल एटम मान लिया, इट इज ऑन द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। बॉडी सेंटर मतलब बॉडी डायगोनल से के सेंटर पर। ठीक है। अब ऐसे में 3 एक्सेस डिफाइन कर लो। चलो 3 एक्सेस मैं डिफाइन कर लेता हूं। मान लो एक्स एक्सेस मेरी तरफ इधर, ये जो कैमरा है ना, कैमरा कैन बी कंसिडर टू बी द सेंटर ऑफ दिस रूम क्यूब। तो कैमरा है, वहां से एक्स एक्सिस इस दीवार के सेंटर की तरफ, वाई एक्सिस ये राइट साइड वाली जो राइट हैंड है मेरा, इस वाले दीवार के सेंटर की तरफ, मतलब फेस सेंटर की तरफ, और जेड एक्सिस छत के सेंटर की तरफ। हो गई डिफाइन एक्स वाई जेड। कैसे भी डिफाइन कर लो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स वाई जेड एक्सिस। राइट। अब एक्स वाई जेड एक्सिस आपने डिफाइन कर ली, ठीक है। अब एक्स वाई जेड आपने जब डिफाइन कर ली, एक्स ये रही, वाई इस दीवार के सेंटर की तरफ, जेड ऊपर छत के सेंटर की तरफ, फेस सेंटर से सब ये।
अब जरा ध्यान दो, डी ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन देखो, जरा देखना। ईजी के दो ऑर्बिटल्स थे, ईजी वाले कौन से दो ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अगर ध्यान से देखो तो लोब कहाँ होंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में 4 लोब्स हैं। 4 लोब्स कहाँ हैं, सेंट्रल एटम जहाँ पर है, मतलब सेंटर ऑफ द क्यूब से अलोंग द एक्स एक्सिस एक ये रहा, एक इसके बैक साइड वाली दीवार पे, चारों दीवारों के सेंटर की तरफ हैं। और डी जेड स्क्वायर के दोनों लोब्स कहाँ हैं, डी जेड स्क्वायर में 2 लोब्स हैं और एक रिंग है, तो वो दोनों लोब्स कहाँ हैं, डी जेड स्क्वायर के छत का सेंटर और फर्श का सेंटर। छत का सेंटर, फर्श का सेंटर, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ने तो चारों दीवारों के सेंटर घेर लिए लोब्स ने, पॉइंटिंग आउट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द, एंड डी जेड स्क्वायर के दोनों लोब्स दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द छत का सेंटर एंड फर्श का सेंटर। तो एक तरीके से 6 के 6 फेस सेंटर्स के पॉइंट करते हुए हैं ऑल 6 लोब्स ऑफ ईजी। तो लिख ले इस बात को, मुश्किल नहीं है, थोड़ा ध्यान से सुनो, जरूरत पड़े तो रिवाइंड करके फिर सुनो। तो ऑल 6 लोब्स ऑफ ईजी आर कंसिडर्ड टू बी पॉइंटिंग towards 6 face centers of imaginary cube। तो क्यूब के 6 फेस सेंटर्स की तरफ पॉइंट कर रहे हैं 6 लोब्स। ऑफ कोर्स डी जेड स्क्वायर की जो रिंग है दैट विल बी इन द एक्स वाई प्लेन। अब करें बात, ये तो ईजी के थे, टी टू जी के कौन से ऑर्बिटल्स हैं, ईजी के ऑर्बिटल्स थे डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और टी टू जी के लोब्स हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, राइट। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स देखो, ये 45 डिग्री पर हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऊपर छत का जेड एक्सिस, ठीक है। अब ध्यान दो, ये कहाँ है, दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एज सेंटर्स। जरा डी एक्स वाई को देख लो, डी एक्स वाई कौन से प्लेन में होगा, वही एक्स वाई प्लेन में होगा। एक्स वाई प्लेन में होगा तो कहाँ होगा, यहाँ से निकलेगा सेंटर से, क्यूब के सेंटर से, और वो एज के सेंटर की तरफ जाएगा 45 डिग्री, इससे 45 डिग्री सामने वाला एज का सेंटर। वो चारों वर्टिकल जो एजेस हैं, ये रहा एक वर्टिकल एज, तो ये रहा, देखो ये दिख रहा, दूसरा वर्टिकल एज ये रहा, 4 वर्टिकल एज हैं, तो वर्टिकल एजेस के सेंटर्स को टच करते हुए है या पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एज सेंटर्स। ऐसे डी एक्स जेड, ऐसे डी वाई जेड, 4 लोब्स हैं, 12 लोब होगा टोटल। ऑल 12 लोब्स ऑफ टी टू जी ऑर्बिटल्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द 12 एज सेंटर्स ऑफ द क्यूब। तो लिखो 12 लोब्स ऑफ टी टू जी ऑर्बिटल्स are pointing towards 12 edge centers of the imaginary cube। अंडरस्टैंडिंग के लिए 12 एज सेंटर्स की तरफ हैं, हो गई है। ये तो हुआ इमेजिनेशन आपके ऑर्बिटल्स का, डी ऑर्बिटल्स का, राइट। अब 6 लिगेंड्स अटैक करेंगे, 6 लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रली, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आप समझते हो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सभी बॉन्ड एंगल्स आपस में एडजेसेंट बॉन्ड एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। 90 डिग्री में 6 लिगेंड्स आएंगे, तो बताओ इमेजिनरी क्यूब था, उसके सेंटर पर क्या माना हुआ है, सेंट्रल एटम इज एज्यूम्ड टू बी present at body center of cube। क्यूब के सेंटर पर है सेंट्रल एटम M, ठीक है। अब 6 लिगेंड्स अटैक करेंगे, ऑक्टाहेड्रल अप्रोच पढ़ रहे हैं, हेडिंग ही लिखा हमने ऑक्टाहेड्रल अप्रोच। 6 लिगेंड्स अटैक मानने हैं, 90 डिग्री पे मानने हैं। कहां से आएंगे, व्हाट इज द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, 6 के 6 फेस सेंटर से बाहर से अटैक मारेंगे। ये रूम है मान लो,
इस रूम में सेंट्रल एटम और उसके लिगेंड्स ओरिएंटेड हैं और बाहर से चारों दीवारों के सेंटर की तरफ से उधर वाली दोनों दीवारें, इधर वाली दोनों दीवारें, छत के सेंटर ऊपर टॉप से और पाताल लोक से नीचे से अटैक मारेगा, नीचे से अटैक मारेगा। 6 के 6 फेस सेंटर से लिगेंड्स अटैक मारेंगे सेंट्रल एटम को। ठीक है, अब बताओ क्या हुआ। जब 6 लिगेंड्स सेंट्रल एटम पर अटैक मारेंगे तो लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपल्शन मारेगा टू द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स ऑफ सेंट्रल एटम ऑर्बिटल्स पर। तो किस पर रिपल्शन ज़्यादा और किस पर रिपल्शन कम? जब 6 लिगेंड्स अटैक करेंगे ऑक्टाहेड्रली तो डायरेक्ट फेस करेंगे 0 डिग्री एंगल पर। कौन? ईजी के लोब्स। ईजी के लोब्स तो एक्सियल है ना, अलॉन्ग द एक्स वाई एक्सिस हैं, 6 के 6 फेस सेंटर पे हैं और फेस सेंटर से बाहर से लिगेंड्स अप्रोच चल रहे हैं, तो इसके बाद 0 डिग्री एंगल पर डायरेक्ट रिपल्शन लगेगा ऑन ईजी ऑर्बिटल्स। तो ईजी के लोब्स पर हैवी रिपल्शन लगेगा, डायरेक्ट रिपल्शन लगेगा और उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा से बढ़ेगी। T2G के लोब्स 45 डिग्री पर हैं, 45 डिग्री पर, तो उन पर रिपल्शन रिलेटिवली कम लगेगा और रिलेटिवली कम लगेगा, एनर्जी तो उनकी भी बढ़ेगी बट उतनी नहीं बढ़ेगी। लिखो इस बात को, पहले पूरी बात नोट करो। चलो भाई लिखो इस बात को। क्या हमने यही तो कहा कि ऑक्टाहेड्रल अप्रोच है तो 6 लिगेंड्स अटैक करेंगे 6 के 6 फेस सेंटर्स की तरफ बाहर से। और क्यूब के सेंट्रल एटम पर कौन रखा, क्यूब के सेंटर पर कौन रखा है? सेंट्रल एटम। तो हु विल फेस मैक्सिमम रिपल्शन? रिपल्शन तो ईजी भी फेस करेगा, T2G भी फेस करेगा, बट मैक्सिमम रिपल्शन विल बी फेस्ड बाय द लोब्स ऑफ और ऑर्बिटल्स ऑफ ईजी। क्यों? 0 डिग्री का रिपल्शन होगा। तो व्हेन 6 ligands octahedrally approach 6 lobes of EG face direct repulsion at 0 degree. When 6 ligands octahedrally approach, 6 lobes of the EG face direct repulsion at 0 degree and 12 lobes of EG T2G face lesser repulsion at an angle of 45 डिग्री। क्यों? बिटवीन द एक्सिस है उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल एटम की तरफ फ्रॉम द फेस सेंटर्स। तो डायरेक्ट रिपल्शन किसने फेस किया? ईजी के 6 के 6 लोब्स ने। मतलब ईजी कौन सा? dx²y² एंड dz²। और लेसर रिपल्शन इज फेस। तो एनर्जी तो दोनों की बढ़ेगी बट अलग अलग बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? देखो ध्यान दो, ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, NCERT ने बनाया हुआ है। ये 5 ऑर्बिटल हैं, this is EG, this is T2G, EG and this is called barycenter. barycenter मतलब न्यूट्रल पॉइंट, लाइक न्यूट्रल पॉइंट। और सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास तो कहना सही नहीं होगा, ऐसे लिख दो। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन EG एंड T2G is delta O. This energy is 0.6 delta O
and this energy is minus 0.4 डेल्टा। ये एनर्जी है, ये हैं 5 degenerate d orbitals of central atom in absence of ligands। ये हैं 5 degenerate d orbitals in spherically symmetric field not actually applied। ये है एक्चुअल स्प्लिटिंग। in spherically symmetric field, in octahedral field। approach of ligands। पूरी बात नोट करो, मैं समझाता हूं क्या है। और ये एक्चुअल स्प्लिटिंग है। T2G मतलब कौन से ऑर्बिटल, EG मतलब कौन से, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। T2G मतलब dxy dyz dzx। ये ऑर्बिटल से नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन। देखो हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल अप्रोच में। मैंने सेंट्रल एटम को क्यूब के सेंटर पे मान लिया, उसके ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन समझा दिया और फिर कहा कि 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। तो कहाँ से आ रहे हैं? 6 के 6 फेस सेंटर ऑफ द क्यूब, वहाँ से आ रहे हैं, बाहर से अटैक मार रहे हैं सेंट्रल एटम को। तो EG के जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक्सियल हैं, डायरेक्टली एक्सिस के अलॉन्ग उन पर डायरेक्ट रिपल्शन लगेगा 0 डिग्री पर। और जितना ज़्यादा डायरेक्ट रिपल्शन लगेगा, एंगल जितना कम होगा रिपल्शन का, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन उतनी ज़्यादा होंगे। मैक्सिमम रिपल्शन इज फेस्ड बाय EG। तो EG का रिपल्शन बहुत ज़्यादा हुआ तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सो दिस इज द एनर्जी डायग्राम, एनर्जी इज इंक्रीजिंग लाइक दिस। और जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा बढ़ी वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। ये तो पता ही है ना आपको कि एनर्जी जितनी कम स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। अच्छा ये बात समझो, अब दोबारा से डायग्राम को समझो, पूरी बात क्या कह रहे हैं। ये फिंडे क्या है, 5 है, ये 5 degenerate d orbitals of central atom in absence of ligands। देखो ये 5 हमने हॉरिजॉन्टल लेवल पे, क्यों? क्योंकि पांचों डिजेनरेट हैं। ये तो आप जानते ही हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं कि डी के डी 5 ऑर्बिटल्स जो होते हैं, अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना किया जाए, देन all the 5 d orbitals have the same energy and that's why they are called degenerate orbitals। तो ये रहे लो एनर्जी के, आराम से पढ़ें ये। बट अगर इन पे पांचों ऑर्बिटल्स पर अगर कोई स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड लगाते जो कि हमने अप्लाई की नहीं है। स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड मतलब जैसे मान लो ये रूम है, इसमें सेंट्रल एटम हमने यहाँ रख दिया, उसके लिगेंड्स का ओरिएंटेशन भी समझ लिया, इस पूरे रूम को एक स्फीयर में रख दिया और स्फीयर में यूनिफॉर्मली बाहर से कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो वो कहलाएगा स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड। नो, वी हैव नॉट अप्लाइड। अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड अप्लाई करते, हर दिशा से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स फील्ड अप्लाई करते, तो बच्चों ध्यान दो, पांचों ऑर्बिटल्स की बराबर मात्रा से एनर्जी बढ़ जाती। पांचों ऑर्बिटल्स ज्यादा रिपल्शन फेस करते, इक्वली रिपल्शन फेस करते, पांचों की एनर्जी बढ़ जाती। बट वी हैव नॉट अप्लाइड। इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लिया, बारी सेंटर। बारी सेंटर मतलब जैसे न्यूट्रल पॉइंट के सेंटर ऑफ मास। जैसे ये मार्कर है, ये जैसे ये स्टाइलस है स्मार्ट बोर्ड पे लिखने का, मैं मान लो सेंटर ऑफ मास निकालता हूँ तो ऐसे निकाल लूँ कहाँ पे ये न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है। तो न्यूट्रल पॉइंट हो गया यहाँ पर। मतलब अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड लगाते उसके रेस्पेक्ट में, हमने लगाई तो नहीं स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड, हमने स्फीयर के अंदर तो नहीं रखा सेंट्रल एटम को, हमने तो 6 डायरेक्शन से
म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ऑक्टाहेड्रल फील्ड अप्लाई की है तो किसी की एनर्जी ज़्यादा बढ़ी, किसी की कम बढ़ी, ज़्यादा किसकी बढ़ी Eg की, कम किसकी बढ़ी T2G के तीनों ऑर्बिटल्स की, और पता चला इसके रेस्पेक्ट में Eg के ऑर्बिटल्स की एनर्जी और ज़्यादा बढ़ गई और T2G की रिलेटिवली घट गई, बट विद रेस्पेक्ट टू व्हेन नो लिगेंड वाज देयर एनर्जी इज स्टिल हाई। इससे तो ज़्यादा ही है, रिपल्शन T2G ने भी फेस किया है, Eg ने भी फेस किया है, एंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन Eg एंड T2G। अब देखो अभी तक तो पांचों ऑर्बिटल डीजनरेट थे, लॉस्ट देयर डीजनरेसी इन प्रेजेंस ऑफ द लिगेंड्स। लिगेंड्स ने जब अटैक मारा सेंट्रल एटम को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते समय, तो पता चला वो पांचों डीजनरेट ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो बराबर थी वो अब बंट गई, किसी की ज़्यादा किसी की कम। और आप तो जानते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं तो कम एनर्जी वाले में पहले भरता है और ज़्यादा एनर्जी वाले में बाद में। सो नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी मॉडिफाइड एंड यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स आर द फंक्शन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मॉडिफाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स ऑल्सो विल बी मॉडिफाइड। ये थी पूरी थ्योरी। अब बात आती है यहाँ T2G की एनर्जी बारी सेंटर से कम होती है। अब कितना, ये तीन ऑर्बिटल्स हैं, बारी सेंटर मतलब न्यूट्रल पॉइंट, जीरो पॉइंट, तो -0.4 डेल्टा O, ताकि तीन ऑर्बिटल्स हैं इंटू 3 तो 1.2, और ये दो हैं तो 0.6 इंटू 2 ताकि ये न्यूट्रल पॉइंट आए। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन Eg एंड T2G इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। नेक्स्ट स्क्रीन पे लिखेंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, समझें इसको अच्छी बात से, NCERT ने भी अच्छे से लिखा है इसको। तो लिखेंगे एनर्जी डिफरेंस between T2G and Eg is called octahedral splitting energy, or simply octahedral splitting डेल्टा O एनर्जी है ये, और डेल्टा O की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं hc अपॉन लैम्डा से। लैम्डा इज द वेवलेंथ फॉर दिस, तो लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है, कई बार क्वेश्चन में ये वैल्यू, इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं hc एंड न्यू बार इज व्हाट, वेव नंबर, जिसकी वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा के बराबर होती है। तो वेव नंबर भी दिया हुआ होता है सेंटीमीटर -1 या मीटर -1 में। तो डेल्टा O की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द T2G एंड Eg ऑर्बिटल। समझ में बात आ गई है। अब बात आती है, वो डायग्राम पे जरा वापस आओ, तो ये डायग्राम था। अब जरा देखना, बाहर से 6 लिगेंड्स ने अटैक मार दिया, स्प्लिटिंग हो गई, d ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो गए। अब d में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करे जाएंगे मान लो, तो ऑब्वियसली पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे, T2G में। भाई ऑफ बाउ रूल समझते हो ना, 3 रूल थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के, अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ बाउ रूल एंड हंट्स रूल। तो अकॉर्डिंग टू द ऑफ बाउ प्रिंसिपल पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा, कम एनर्जी वाले में। दूसरा भी कहाँ जाएगा, एज पर द हंट्स रूल, दूसरे वाले ऑर्बिटल में पेयरिंग जब तक स्टार्ट नहीं होती तब तक डीजनरेट ऑर्बिटल्स आधे आधे ना बढ़ जाएं। दूसरा भी यहाँ गया, तीसरा वाला भी T2G के ऑर्बिटल में गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो पक्का T2G में जाएंगे। पहले 3 इलेक्ट्रॉन T2G में जाएंगे 1 ईच। चौथा कहाँ जाएगा, चौथा हो सकता है कि ऊपर जंप कर जाए Eg में, या हो सकता है यहीं पे पेयर अप हो जाए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पेयरिंग एनर्जी एंड ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। इलेक्ट्रॉन करेगा तो वही जो इसके लिए आसान हुआ। फिर सुनो दोबारा बात दूसरी, जब ये 2 स्प्लिटिंग हो गई इस तरीके से, तो ऑब्वियसली कम एनर्जी T2G की है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आएगी, इलेक्ट्रॉन फिलअप करने की बात आएगी, तो ऑब्वियसली द फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड इन ईच ऑर्बिटल 1 ईच इन T2G, फाइन, ऑफ सिमिलर स्पिन। कौन सा नियम, ऑफ बाउ रूल एंड हंट्स रूल। बट 4th इलेक्ट्रॉन में जंप टू Eg, जंप करने में उसे कितना खर्चा करना पड़ेगा, कितनी मेहनत लगेगी, डेल्टा O, और या फिर T2G में ही पेयर अप हो सकती है। पेयर अप कराने में भी एनर्जी खर्च होती है, मैंने पहले भी कहा था प्रीवियस लेक्चर में। बगैर किसी बात के पेयरिंग अप ना करवाएं, बगैर किसी बात के पेयरिंग अप ना करवाएं, पेयरिंग में भी एनर्जी खर्च होगी।
तो अगर पेयरिंग में एनर्जी कम लग रही है तो पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग में एनर्जी ज़्यादा लग रही है और डेल्टा ओ मतलब जंप करने में ऐसा एनर्जी कम लग रही है तो इट विल जंप टू द हायर एनर्जी ऑर्बिट। लिखें इस बात को, अगली स्क्रीन पर चलते हैं। ये तो लिख ही दिया था। while writing electronic configuration, EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट 3 electrons are filled in T2G orbitals, one each with similar spin। कौन से नियम? ऑफ-बाउ रूल एंड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो while writing electronic configuration, first 3 electrons are filled in T2G orbitals. Now, 4th electron may jump, जैसे मैंने समझाया, to EG और may pair up into T2G, which depends on, या ऐसे लिख दो, डिपेंडिंग अपॉन relative values of octahedral splitting energy delta O and pairing energy। पेयरिंग एनर्जी P। पहले 3 इलेक्ट्रॉन में तो कोई डाउट ही नहीं है, कहाँ बनेंगे? T2G में। चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर अप भी हो सकता है T2G में ही, ऊपर जंप भी कर सकता है EG में। इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ द डेल्टा O एंड पेयरिंग एनर्जी P। वो कैसे? इफ डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, अगर पेयरिंग एनर्जी से डेल्टा O ज्यादा है, सिस्टम तो वो काम करेगा जिसका कम एनर्जी में काम चल जाए। तो फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप इन T2G ऑर्बिटल्स। T2G ऑर्बिटल में पेयर अप हो जाएगा एंड डेल्टा O की वैल्यू अगर पेयरिंग एनर्जी से कम है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आसान है? ऊपर कूदना आसान है, जंप करना आसान है। देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल जंप टू EG ऑर्बिटल, बट दोनों ही केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी चेंज्ड। अब क्या हो जाएगा? मान लो D4 कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अप, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया? T2G 211 EG 00। यही तो हुआ, सिचुएशन ऐसी हो गई, ये T2G और ये EG, ऐसी सिचुएशन हो गई। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर इफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन जंप्स अप टू EG, तो फिर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? T2G 111 EG 10, ऐसा। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। Obviously, the magnetic behavior is changed. पहले केस में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट विल बी in accordance with the 2 unpaired electrons. दूसरे वाले केस में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट विल बी on the basis of the 4 unpaired electrons. Properties will be affected. Electronic configuration is changed. तो इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी एंड डेल्टा O दे डिसाइड। पेयरिंग एनर्जी इज वेरिएबल होता है पेयरिंग एनर्जी, बट पेयरिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। मेन वेरिएबल जो है वो डेल्टा O है। तो लिखेंगे इस बात को। So whether
वेदर फोर्थ इलेक्ट्रॉन, बल्कि फिर यही भी कह लो कि इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड्स ऑन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग को कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसी पे आ जाते हैं डायरेक्टली। पूरी बात लिखो, तो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग, लिख भी दो इस बात को, P varies but delta O varies a lot depending upon various factors. तो P varies but delta O varies a lot depending upon the various factors. तो इसका मतलब ये होगा पेयरिंग होगी ultimately who is deciding factor? P is not the deciding factor, delta O is the main deciding factor. वैरी तो P भी करता है बट उसको कांस्टेंट मान लो, मेन डेल्टा O will decide कि पेयरिंग होगी या फिर इलेक्ट्रॉन जंप अप होगा। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट डेल्टा O वी आर गोइंग टू लर्न। P को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, ट्रीटेड कांस्टेंट, टेकन कांस्टेंट, टेकन नियरली कांस्टेंट। वेरी तो करता है बट कांस्टेंट, नियरली कांस्टेंट मानते हुए पूरा एनालिसिस करते हैं, डेल्टा O का वेरिएशन मानते हैं। नोट करो पूरी बात। लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा O। फर्स्ट, नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड, ऑब्वियसली लिगेंड अटैक मार रहे हैं, अटैकर कितना मजबूत है, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड कितनी ज्यादा है, तो डेल्टा O भी ज्यादा होगा। स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, तो लिगेंड्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया। इफ स्प्लिटिंग caused by ligand is very high, कितनी हाई, डेल्टा O is greater than pairing energy, then it is called strong field ligand. It is called strong field ligand, SFL. Else it is called WFL, weak field ligand. वीक फील्ड लिगेंड कट तो नहीं गया राइट साइड में, नहीं बच गया। तो इफ स्प्लिटिंग कॉज्ड बाय द लिगेंड इज वेरी हाई देन इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और यदि डेल्टा O मतलब वीक फील्ड लिगेंड के लिए डेल्टा O विल बी लेस देन P, वीक फील्ड लिगेंड के लिए क्या बोल दोगे, डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तब कहलाएगा वो वीक फील्ड लिगेंड। स्प्लिटिंग बहुत कम कॉज करे, पेयरिंग एनर्जी से कम कॉज करे तो वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा कॉज करे तो द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रेंथ ऑफ various ligands are experimentally determined and arranged in increasing order of splitting caused. And series formed is called spectrochemical series. लिगेंड्स को, मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स को एक्सपेरिमेंटली उनकी स्ट्रेंथ को मेजर किया गया, उनको एक बढ़ते हुए क्रम में उनकी स्ट्रेंथ के अरेंज किया गया और एक सीरीज बनी दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। व्हाट इज दैट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो आपको याद रखनी है। मैं बता देता हूँ क्या कौन कौन से हैं, कोई स्किप ना हो तो मैं एक बार बता देता हूँ कि व्हाट आर द, यस दिस इज द वन।
तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर I माइनस ब्रोमाइड आयन, SCN माइनस, Cl माइनस, सल्फाइड आयन, नाइट्रेट, अजाइड, फ्लोराइड, OH माइनस, C2O4 2 माइनस, H2O। यहां तक के लिगेंड्स को हम वीक फील्ड लिगेंड्स बोलते हैं। बढ़ता हुआ क्रम है ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स का। देन NCS माइनस, देन EDTA 4 माइनस, देन NCCH3, देन pyridine, अमोनिया, एथिलीन डाइअमीन, बाईपिरिडाइल, BP या DP, NO2 माइनस, PPH3, CN माइनस, CO। ये है वो सीरीज, ये है सीरीज, एंड दिस सीरीज इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा O कॉस्ट। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा O। तो ऑब्वियसली अप टू वाटर ये कहलाते हैं WFL, ये WFL हैं यहां तक इन जनरल। और इसके बाद वाले जितने भी लिगेंड्स हैं जनरली इनको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL। तो नहीं गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आ गया तो WFL एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो ये हो गए वीक फील्ड लिगेंड्स एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो अप टू वाटर वीक फील्ड लिगेंड्स एंड बियॉन्ड वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, जनरल आइडिया। बट ऐसा नहीं है कि वाटर तक ले लिया तो ये वीक फील्ड ही हमेशा काम करेगा, उसके बियॉन्ड NCS माइनस या EDTA 4 माइनस हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड ही वर्क करेगा। नहीं, ये जो बॉर्डर लाइन वाले ये बॉर्डर है वाटर पर, इसके आसपास वाले हमेशा एक्सेप्शन शो करेंगे। एक्सेप्शन ना हो इनऑर्गेनिक में ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हालांकि हम बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं विच स्टूडेंट्स आर सपोज टू रिमेंबर। एक्सेप्शन भी कई बार इंपॉर्टेंट होते हैं तो लिखेंगे इस बात को। लिगेंड्स अप टू H2O आर कंसिडर्ड टू बी वीक फील्ड लिगेंड and beyond H2O are strong field ligand in general। in general है, exceptions are always there। क्योंकि strong field ligand, weak field ligand depends on the central atom also। exceptions may be there, based on other factors। अदर फैक्टर्स कौन से? जैसे सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, सेंट्रल एटम 3D सीरीज का है, 4D सीरीज का है या 5D सीरीज का है, आएंगे उन पॉइंट्स पे भी। तो लिगेंड्स अप टू H2O आर कंसीडर टू बी वीक फील्ड लिगेंड एंड बियॉन्ड H2O आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इन जनरल, ये एक इन जनरल पॉइंट है। लिगेंड्स विद O हेलोजन एंड S डोनर, ये हेलोजन है, आर वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड वो जो कि स्प्लिटिंग काफ़ी कम कॉज करते हैं, स्ट्रेंथ काफ़ी कम है लिगेंड्स की, रिपल्शन बहुत ज़्यादा नहीं मारते वो सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स पर। तो ऑक्सीजन का डोनर, हेलोजन का डोनर और सल्फर का डोनर जनरली वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। हालांकि इन जनरल लिगेंड्स with nitrogen, phosphorus, carbon are strong field ligands। अच्छा, देख भी लो इस बात को, जरा देखना प्रीवियस स्क्रीन में
हैलोजन डोनर, हैलोजन डोनर, यहाँ सल्फर डोनर, हैलोजन डोनर, सल्फर डोनर, ऑक्सीजन डोनर है या नाइट्रोजन में, हाँ यहाँ भले ही एजाइड में नाइट्रोजन डोनर है, बट ठीक है, इन जनरल लिखा है, कौन सा हमने कोई रूल है ये, ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल थोड़ी है। हैलोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, ऑक्सिलेट आयन के अंदर ऑक्सीजन डोनर है, ऑक्सीजन डोनर, ये सब वीक फील्ड लिगेंड। जनरली नाइट्रोजन डोनर, फॉस्फोरस डोनर, जैसे फॉस्फोरस कहाँ PS3 में या PPS3 में, या फिर कार्बन के डोनर, दे आर एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये एक जनरल आइडिया है, वापस चलते हैं इस तरीके से। तो ये लिगेंड्स का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं वो हम एंड में, पहले मैं पूरी बात लिख लूँ, जनरल बात, ठीक है ना, उसको बाद में थोड़ा सा देखेंगे। दूसरा फैक्टर जो है वो है टाइप ऑफ सेंट्रल एटम। टाइप ऑफ सेंट्रल एटम, देखो सेंट्रल एटम पे भी डेल्टा O डिपेंड करता है। 3D के कंपैरिजन में 4D ज़्यादा स्प्लिटिंग कॉज करता है, 4D के कंपैरिजन में 5D ज़्यादा स्प्लिटिंग कॉज करता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा O कॉस्ट, अच्छा डेल्टा O स्टैंड्स, O मतलब ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा तो जनरल टर्म है स्प्लिटिंग के लिए, O लगा दिया तो ऑक्टाहेड्रल, T लगा देंगे टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के लिए। मैंने कहा था ना हमें 3 तरह की स्प्लिटिंग पढ़नी है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। तो 3D से 4D ज़्यादा, 4D से 5D ज़्यादा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेल्टा O कॉस्ट, क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव। कैसे? ये तो आपको पता है कि 3D के नीचे जब 4D में जाते हैं, 4D से 5D में जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। सर ये तो उल्टा बता रहे हो, हमने तो पढ़ा था कि टॉप टू बॉटम आने पर जेड इफेक्टिव रिमेन्स नियरली कांस्टेंट। नहीं, वो S एंड P ब्लॉक में था मेरे भैया। S ब्लॉक के एलिमेंट्स में एल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एंड P ब्लॉक के अंदर कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव लगभग कांस्टेंट रहता है, बट D ब्लॉक में जेड इफेक्टिव बढ़ता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल एटम के अराउंड लिगेंड अटैक कर रहे हैं, और सेंट्रल एटम अगर 5D मेटल है तो जेड इफेक्टिव उसका ज़्यादा होगा, लिगेंड्स को पास तक खींच जाएगा, और पास तक खींच के आएगा, लिगेंड जितना पास हो जाएगा रिपल्शन भी उतना ज़्यादा मारेगा सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स पे, और रिपल्शन ज़्यादा मारेगा तो डेल्टा O भी ज़्यादा होगा। तो 5D में डेल्टा O ज़्यादा होता है, 3D में सबसे कम होता है। इनफैक्ट 4D और 5D अगर सेंट्रल एटम हो तो इवन द वीक फील्ड लिगेंड्स बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। इनफैक्ट with 4D and 5D metal atoms, even weak field ligand जैसे कौन, जैसे हेलोजन, जैसे सल्फाइड आयन, जैसे H2O एटसेट्रा, behave as strong field ligand। अच्छा ये इन जनरल स्टेटमेंट है, इन जनरल एक्सेप्शंस कुड बी देयर। जब हमें एक्सेप्शन ना बताया जाए और क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो जनरल बिहेवियर से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इन फैक्ट विद द 4D एंड 5D मेटल एटम्स इवन द वीक फील्ड लिगेंड्स भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि डेल्टा O इज क्वाइट हाई इन केस ऑफ द 4D एंड 5D। कहने का मतलब अगर 3D का सेंट्रल एटम हो तो फिर तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड वर्क करते हैं प्रॉपरली, बट यदि सेंट्रल एटम 4D और 5D का हो तो फिर क्या वीक फील्ड लिगेंड, क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड? मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। नॉट ओनली दैट, थर्ड केस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। पहले पूरी बात नोट करो ये। थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम जितना ज्यादा होगा जेड इफेक्टिव उतना ही ज्यादा होगा। डेल्टा O कॉज्ड
भी उतना ही ज़्यादा होगा। फिर समझो बात को, सेंट्रल में है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा, साइज छोटा होगा तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो लिगेंड्स को पास तक खींच के लाएगा, और लिगेंड्स पास तक खींच के आएंगे तो लिगेंड्स विल कॉज हैवी रिपल्शन टू द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ सेंट्रल एटम, मोर रिपल्शन विल बी कॉज्ड, मोर स्प्लिटिंग विल बी कॉज्ड, तो डेल्टा ओ कॉस्ट विल बी मोर। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम, तो इसका मतलब ये हुआ कोबाल्ट 3+ और कोबाल्ट 2+ विद द सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स एवरीथिंग डेल्टा ओ ग्रेटर। निकिल 4+, निकिल 2+ ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज करता है, कॉजेज ग्रेटर स्प्लिटिंग, कॉजेज ग्रेटर डेल्टा ओ। और कीपिंग रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स टू बी सेम, मतलब लिगेंड सेम हैं और सेम नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं। तब तो कहने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा, ये बात ऑब्जर्व भी की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल निकिल का कॉम्प्लेक्स लें, F6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मान लो ये +4 में है तो 2-, ये कॉम्प्लेक्स जो होता है भले ही वीक फील्ड लिगेंड है बट निकिल +4 में होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है और स्प्लिटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, अंदर पेयर अप हो जाता है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। जबकि NiF6 4- +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +4 में था, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, ये कहलाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये कहलाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी या कम होगी कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, नेचर ऑफ द लिगेंड, अटैकर कौन है, दूसरा अटैक किस पर हो रहा है, किस टाइप की मेटल है, 3D की है, 4D की है, 5D की है, 4D और 5D वाले पे स्प्लिटिंग ज़्यादा कॉज होती है। और तीसरा, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, जनरली मेटल्स के पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, जनरली नेगेटिव भी हो सकते हैं, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ द कार्बोनिल और नाइट्रोसिल कंपाउंड्स। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, लिगेंड्स पास तक खींचे चले जाएंगे, रिपल्शन ज़्यादा मारेंगे, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, उसका एग्जाम्पल भी ये है, हालांकि अभी कम समझ में आएगा। अच्छा, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये टर्म्स हमने पहले भी कहे थे जब हम VBD पढ़ रहे थे, फिर सुन लो। ये sp3d2 है, ये D2sp3 है, दो ही पॉसिबिलिटी हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो तो ये दो पॉसिबिलिटी हैं। अगर वैलेंस शेल के d ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहे हैं तो कहलाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और यदि पेनल्टीमेट शेल के अंदर वाले शेल के अंदर वाले d ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहे हैं तो कहलाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये टर्मिनोलॉजी फॉलो करते हैं। तो बच्चों, ये थे वेरियस ऑक्सीडेशन नंबर और इन सब के बारे में बात। अब मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि स्प्लिटिंग का क्या रोल है by taking some of the examples. Let us take those examples of the किस तरीके से हम स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं, किस तरीके से लिगेंड्स विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। पूरी बात ये एक बार नोट करो, नोट इट डाउन। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक Fe, आयरन का ले लो या किसका ले लें, मान लो हाँ ये ले लो FeCN6। अब मान लो ये +2 में ले लिया, +2 का मतलब ये हो गया 4-। एक ये ले लिया और एक कॉम्प्लेक्स ले लिया मैंने आयरन का ही FeH2O6 2+, आयरन यहां भी +2 में है, राइट। चलो स्टडी करते हैं। देखो, सेंट्रल एटम दोनों केस में सेम, ऑक्सीडेशन नंबर सेम, लिगेंड्स का रोल है, तो लिगेंड्स किस तरीके से स्प्लिटिंग कॉज करेगा और कॉम्प्लेक्स की नेचर कैसे चेंज होगी, मैं वो समझाने की कोशिश यहां पर करता हूं। जरा देखना, आयरन सेंट्रल एटम +2 है, क्या होता है, आर्गन 3d6 4s0 4p0, ये हो चुका है +2 में। ऐसे वाले दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। जरा बॉक्स डायग्राम बनाना,
ये हुआ। अच्छा 4D भी है, अंदर भी है, 4D 0, D वाली ये रहे, 3D, 4S, 4P, 4D, राइट। जरा देखना 3D में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। 4S खाली, 4P खाली, 4D तो है ही खाली, पहले ही खाली था। जरा यहाँ आओ, यहाँ भी Fe2+ ही है। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा था, आर्गन 3D 6, 4S 0, बॉक्स डायग्राम वुड बी लाइक दिस। थ्री डी 4S 4P 4D 6 इलेक्ट्रॉन, ये रे 6 मैंने भर दिए। ये था। अब लिगेंड्स ने अटैक मारा, एक केस में वाटर का लिगेंड है, एक केस में साइनाइडो लिगेंड है। साइनाइडो अटैक मारा, साइनाइड आयन इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वेरी SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो भैया डेल्टा O इज वेरी हाई। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए जंप करना आसान काम नहीं है। तो जंप करना आसान काम का नहीं है तो वो पेयरिंग कराएगा, दैट इज डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग, सो फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप, चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर अप होगा अंदर। अच्छा पेयर अप अंदर क्यों करवा रहे हो सर, बाहर करवा लो। अरे बाहर मैंने मना करा था, बाहर पेयर अप कराओगे तो जंप कराना पड़ेगा बाहर टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, और ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। सिस्टम कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसकी एनर्जी ज़्यादा खर्च हो, तो वो चौथा इलेक्ट्रॉन अंदर पेयर अप करवाना पड़ेगा। तो अंदर पेयरिंग करानी है, अब अंदर तो खाली है ही नहीं, डेल्टा O बहुत ज़्यादा है, अंदर ही पेयरिंग करवानी है, अंदर से ही करना है। इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पा रहा डी में, तो अकॉर्डिंगली ये पेयर अप करवाएगा। कहने का मतलब है कि डेल्टा O बहुत ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन अंदर पेयर अप हो जाएगा। मगर पेयर अप के लिए खाली तो जगह हो तो ये खाली करवा लेगा। मैंने पहले भी कहा था इलेक्ट्रॉन खाली करवाया जा सकता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स इतने मजबूत होते हैं, बोल देते हैं चल अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर जंप होगा। अंदर जंप मतलब अच्छा पेयरिंग भी अंदर उतनी करानी है जितनी आवश्यकता हो, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप हो गया, और कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, ऐसा हो गया। तो अंदर सिचुएशन ऐसी हो गई, ये रहा D6 कॉन्फ़िगरेशन, D वाले खाली करवा दिए, 3D वाले खाली करवा लिया तो बस अब खाली है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, D2sp3, यस D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया बच्चों। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों, साइनाइड बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। अब बात आती है किसकी, H2O की, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ऑब्वियसली डेल्टा O इज मच लेस देन पेयरिंग, तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से जंप करेगा, पेयरिंग नहीं करा पाएगा। मतलब कहने का मतलब है पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन अंदर पेयर अप नहीं हो पाएगा। इसमें ताकत ही नहीं है वाटर के अंदर जो कह सके आयरन से भेजिए अंदर, जरा नहीं भेज पाएगा, ये मना कर देगा, बोला मैं ना भेज रहा, मेरी एनर्जी खर्च होती है, मैं अनस्टेबल हो जाता हूँ, तो वो नहीं भेज पाएगा तो अंदर खाली है ही नहीं, डी वाला अंदर खाली नहीं है, तो फिर बाहर वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो बाहर वाला हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, एक S 3P और 2 D ऑर्बिटल्स, sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ, एंड दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। High spin complex, and this is called low spin complex. Low spin or inner orbital complex. कट तो ना गया ना, ठीक है, सुन लो कितनी इंपॉर्टेंट बातें चल रही। वाटर में ताकत नहीं थी, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड वाज क्वाइट लो, पेयरिंग एनर्जी
बहुत ज़्यादा है यहाँ और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग बहुत कम है, स्प्लिटिंग बहुत कम कॉज कर रहा है ये लिगेंड वाटर। तो फिर तो इलेक्ट्रॉन का जंप आसानी से होगा, पेयरिंग ना करवा पाएगा, अंदर पेयरिंग नहीं हो पाएगी। हो सकती थी अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, नहीं करवा पाया तो अंदर वाले डी इस्तेमाल नहीं हो पाए, और न अंदर वाले डी इस्तेमाल नहीं हो पाए तो फिर बाहर वाले। देखो हाइब्रिडाइजेशन में या तो बाहर वाले दोनों होंगे या अंदर वाले दोनों होंगे। ऐसा नहीं कि हाइब्रिडाइजेशन DsP3D हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। एक अंदर वाला खाली तो वो इस्तेमाल कर लिया, एक बाहर वाला खाली है तो वो इस्तेमाल कर लिया। नो, या तो अंदर वाले दोनों या बाहर वाले दोनों। इस बार अंदर तो खाली है नहीं, तो बाहर वाले ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब इनका हाइब्रिडेशन के बाद 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और उनके अंदर जो लिगेंड से आने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनको रिसीव किया जाएगा। जबकि यहाँ साइनाइड आयन इतना मजबूत लिगेंड था, इसने पेयरिंग करवा दी, अंदर पेयरिंग आसानी से हो गई, तो फिर अंदर के 2 d ऑर्बिटल खाली हो गए। अगर अंदर के 2 d ऑर्बिटल खाली हैं तो हमेशा इस्तेमाल होना चाहेंगे वो, क्योंकि अंदर वाले d ऑर्बिटल अगर की एनर्जी कम होती है और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन में whenever the low energy orbitals are used they form the more stable complex। समझ में आ गई बात? तो बच्चों ये था, इसी में एक टर्म यूज़ किया हमने, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जरा ध्यान से देखो, यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, x = 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सॉरी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 0। यहां से हटाई दो, इसको यहां से हटाई दो, यहां ले लो, x की वैल्यू 4 नहीं 0, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। जरा यहां देखना, यहां पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो x की वैल्यू 4, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। कई बार ये भी पूछते हैं क्वेश्चन में कि कौन सा डायमैग्नेटिक और कौन सा पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। देखो यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्पिन बहुत ज़्यादा है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना हो गया, √4 × 6 बोर मैग्नेटॉन। हाई स्पिन है, स्पिन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बट यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी घट गए, अंदर पेयरिंग करवा दी, तो इसलिए कहलाएगा ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट काफ़ी घट गया इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा है इसलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, लो स्पिन हाई स्पिन टर्म जब भी यूज़ करते हैं जब बोथ द पॉसिबिलिटीज आर देयर विद द सेंट्रल एटम। हालांकि इसके बारे में और बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलो बच्चों, पढ़ना इसको अच्छे से समझें। आज का लेक्चर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पढ़ें, इसके बारे में और बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।